हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे प्रीवियस क्लास में, हम उनको करेंगे। वन बाय वन क्वेश्चनों को समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, वो कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। वो कह रहा है ये दो नंबर दे रखे हैं आपको, 306 और 657 आपको दे रखा है। उन दोनों का एचसीएफ आपका कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो 306 और 657 का आपका एलसीएम निकालना है। तो इन्हीं दो नंबर का एचसीएफ दे रखा है और इन्हीं दो नंबर का आपसे एलसीएम पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपके पास एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आपको दे रखा है किस किस का, 306 और 657 का, विच इज इक्वल टू क्या है, 9 दे रखा है आपको, ठीक है। अब ये क्या है, देखो ये नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 306 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 657, ठीक है। अब हम यहां पे लगा सकते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो डैट, मैंने आपको एक नोट में एक फॉर्मूला लिखवाया था, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो इन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसका मतलब 306 इंटू में 657, ठीक है। एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, एचसीएफ 9 दे रखा है। अब एलसीएम निकालना है आपको, विच इज इक्वल टू 306 इंटू में 657, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, तो 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन में कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब 9 से काट सकते हैं हम इसको, ठीक है। देखो 9 से काट दो इसको, 9 7 जा 63, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 9 3 जा, ठीक है। 9 7 63 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 9 3 27 हो जाएगा। अब 306 की मल्टीप्लाई करनी है आपको किससे, 73 से। तो 306 की मल्टीप्लाई करनी है 73 से, 3 6 18 की 1 1, 3 3 9, 7 6 42 की 2 4 7 4 और ये 4 का 4 एज इट इज, 7 3 21, तो 8 3 13 का 3 1 2 2, ठीक है। तो इसका मतलब 22,338 आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों नंबर का क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन हम एग्जांपल में कर चुके हैं, ठीक है। तो बस हमें ध्यान क्या रखना है, जब किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ दे रखा हो और एलसीएम पूछ रहा हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्योंकि उन्हीं दो नंबर के एलसीएम की बात हो रही है और उन्हीं दो नंबर के एचसीएफ की बात हो रही है। तो दो नंबर फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में यही नंबर पार्टिसिपेट कर जाएंगे हमारे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कराया था हमारे पास, ठीक है। जो सेकंड क्लास में मैंने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कराया था, सॉरी, ठीक है। तो उसी की तरह करना है जहां पे हमने करा था 4 टू द पावर n। तो यहां पे क्या कह रहा है, अब चेक करके बताएं, 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। वो कह रहा है 6 की पावर n, वो कह रहा है n की किस वैल्यू के लिए 6 की पावर जो n है, ठीक है, वो कहां पर खत्म होगा आपका, 0 पर खत्म होगा, ठीक है। और n क्या है यहाँ पर, n कोई भी नेचुरल नंबर है। जैसे सपोज मैंने ले लिया 6 की पावर n, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया 6। 0 पर खत्म होने का मतलब क्या है कि उस कोई भी एक नंबर जो आएगा हमारे पास, उसके यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगर मैं 6 की पावर यहाँ पे n की वैल्यू ले लूँ मैं 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। यहाँ पे 3 ले लिया तो मैं कितना हो जाएगा 216। अगर 6 की पावर 4 ले लिया तो मैंने यहाँ पे कितना, 6 6 जा कितना, 36 के 3 9 और 6 2 12 12 9 6 हो जाएगा। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इसका मतलब 6 की पावर अगर मैं कितनी भी कर लूँ, 10 कर लूँ, 20 कर लूँ, लाख कर लूँ, हमेशा उसके यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है मुझे, 6 मिल रहा है। और कोई भी नंबर जब आपका 0 पर एंड होता है, जैसे 10 है, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5,
20, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5, 40 लिख लिया मैंने, ठीक है। तो 2 की पावर 3 इंटू 5। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, जो भी नंबर मेरा 0 पर एंड हो रहा है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 जरूर आना चाहिए, वो जब ही 0 पर खत्म होगा। तो लेकिन यहाँ पे जो 6 की पावर n के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे, यहाँ पर जो 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर जो बनेंगे उसके प्राइम फैक्टर में क्या आएगा, 2 इंटू 3 आएगा, ठीक है। 2 और 5 दोनों होने चाहिए एक साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 तो है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये कभी नंबर मेरा 0 पर खत्म ही नहीं होगा। जब 0 पर खत्म नहीं होगा तो n की कोई भी एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे इफ 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 it must have 2 and 5 as a factor। यहां पे क्या बोला मैंने, यदि 6 की पावर n 0 पर खत्म होगा तो उसके पास क्या होना चाहिए, 2 और 5 एज अ फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। बट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n आर, 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3 की पावर n, इट हैव 2 and 3 ओनली। इसके पास क्या है, केवल 2 और 3 है, यहाँ पे तो 5 नहीं है, 5 तो मिस हो गया है, क्योंकि 2 और 5 अगर मिल जाता तो ये 0 पर खत्म हो जाता। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, ये कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर के जब आपने प्राइम फैक्टर कर दिए तो इसके अलावा इसके प्राइम फैक्टर और एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। जब एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब n की वैल्यू कोई भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिसके लिए 6 की पावर n जो है वो 0 पर खत्म हो जाए, ठीक है। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक therefore there is no value of n for which 6 की पावर n can end with the digit 0, ठीक है। क्या बताया मैंने, यदि 6 की पावर n मेरा 0 पर खत्म होगा तो उसके पास 2 और 5 फैक्टर मौजूद होने चाहिए। लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं 6 की पावर n के, वहां पे क्या होता है, 2 1 3 होता है, यहाँ पे तो 5 तो है नहीं। जब 5 और 5 2 वो 5 नहीं है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपसे क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर का जब आप प्राइम फैक्टर करते हैं वो यूनिक होता है, ठीक है। आप किसी से भी फैक्टर करा लें, किसी भी कंपोजिट नंबर का यही फैक्टर आएंगे, कोई भी कर ले, चाहे मैं यहाँ पे इंडिया में कर लूँ, पाकिस्तान में कर ले, ऑस्ट्रेलिया में कर ले, कोई भी पर्सन इस नंबर के कहीं भी फैक्टर कर ले, ठीक है। तो उसी इस नंबर के फैक्टर 2 और 3 ही करेगा। जब 2 और 3 करेगा तो यूनिक होगा, तो 5 तो कोई भी नहीं ला सकता इसके अंदर। जब 5 नहीं ला सकता तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पे 5 मौजूद ही नहीं है तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू n की एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिसके लिए 6 की पावर n जो है वो किस पर खत्म होगा, 0 पर खत्म होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन मैं दोबारा करा रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कराया था ऐसे सिमिलरली। मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आप होमवर्क में करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं 9 की पावर n, अगर 0 पर खत्म नहीं होगा 7 की पावर n, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड में वो आपसे। लिखने का तरीका यही है, जैसे 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, ये पूरा का पूरा ऐसे उतारना है। बट द प्राइम फैक्टराइजेशन 9 की पावर n, 9 की पावर n में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, इट हैव 3 ओनली। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 9 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। बिल्कुल यही लिखना है, बस जो नंबर अलग आ गया तो उसके फैक्टर अलग हो जाएंगे, बस यहाँ पर ये स्टेप अलग हो जाएगा, बस ये वाला स्टेप अलग हो जाएगा। जिस नंबर के बारे में बात हो रही है वो यहाँ पे लिख देना है बस, और यहाँ पे चेंज कर देना है। बिल्कुल जो थ्योरी है बिल्कुल एज इट इज ऐसे उतार दें आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद आपसे कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। वो कह रहा है ये और ये कंपोजिट नंबर,
क्यों है ये बताना है आपको। कंपोजिट नंबर तो है ये, लेकिन रीजन देना है कि है क्यों। ठीक है, कंपोजिट नंबर की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए। ठीक है, या इसको मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से भी कर सकता हूं इन क्वेश्चनों को। कैसे? कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर उसके फैक्टर अगर मैं प्राइम नंबर दिखा दूं तो मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से क्या बोल सकता हूं? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या लेता हूं, ये वाला नंबर ले लेता हूं सबसे पहले। तो लिखेंगे वी हैव 7 into 11 into 13 प्लस 13। ठीक है, अब इसमें बोर्ड मास लगा दूं, 13 यहां पर है, 13 यहां पर है, ये पूरा एक नंबर है और यहां पे 13 है, इन दोनों के बीच में एक प्लस है। ठीक है, तो 13 कॉमन ले लेता हूं मैं। जैसे ही मैंने 13 कॉमन लिया तो 7 into 11, अब इस 13 की जगह क्या बचा? 1, और यहां क्या बचा? 1। 13 77 प्लस 1, 13 into 78। अब इस 78 के फैक्टर में कैसे लिख सकता हूं? 13 into 78 के फैक्टर कर लो, 39, 13 3 हो जाएगा, 39 3 से काटोगे तो 13 आ जाएगा, फिर 13। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 into 3 into 13। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं? 2 into 3 into 13 की पावर 2। इसका मतलब ये जो मेरे पास एक कंपोजिट नंबर था, इसको मैंने किस में तोड़ दिया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ दिया। ये मेरे पास जो पूरा कंपोजिट नंबर था उसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी तो यही कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जब मैंने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्या बोल सकता हूँ कि जो ये गिवन नंबर है ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब लिखूंगा कैसे? यहाँ पे लिखूंगा द गिवन नंबर ये था, द गिवन नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इन प्राइम नंबर्स। जो मेरा गिवन नंबर था मैंने उसको किस में फैक्टराइज कर दिया है? प्राइम नंबर में फैक्टराइज कर दिया है। ठीक है, जब प्राइम नंबर में फैक्टराइज कर दिया है तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, by the fundamental theorem of arithmetic, therefore the given number is composite. The given number is composite. जो गिवन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले गिवन नंबर ये दे रखा था, उसका मैंने क्या करा है? उसको मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये कंपोजिट नंबर था। अगर किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख देता हूं, ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो गिवन नंबर है वो क्या है? कंपोजिट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारा? इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट जो है इसी के अंदर। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे? आपके पास क्या दे रखा है? नाउ we have 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस का 5। ये आपके पास एक पूरा नंबर है और ये 5 यहां पर है। देखो ये दो, जब ये पूरा मल्टीप्लिकेशन एक साथ होगा, जब 5 ऐड होगा इसके अंदर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो 5 और 5 कॉमन निकाल लिया हमने। तो क्या बचा? 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस में 1। 7 6 42, 4 3 12 और 12 2 कितना हो जाएगा? 24 प्लस में 1। अब 42 और 24 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, 8 0 1 कितना हो जाएगा? 108। तो 1008 प्लस में 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1009। अब ये 1009 1009 क्या है? एक प्राइम नंबर है। जब 1009 एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टराइजेशन नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो गिवन नंबर था, ये जो कंपोजिट नंबर, वो कह रहा था कि एक्सप्लेन करके दिखाएं कि ये जो नंबर है कंपोजिट है। कंपोजिट तो दे रखे हैं लेकिन है क्यों, आपको रीजन बताना है।
तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर को हमने क्या करा, कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ दिया। जब कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ दिया है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से आप क्या बोल सकते हैं कि गिवन नंबर जो था वो क्या है, कंपोजिट है। ठीक है, रीजन ये हो गया। तो यहां पे लिखेंगे द गिवन नंबर, और रीजन में हमने क्या दे दिया कि गिवन नंबर को हमने क्या करा है, गिवन नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ दिया है, ये हमारा रीजन है यहां पर। ठीक है, तो लिखेंगे द गिवन नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स हो गया तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, so the given number is composite, so the given number is कंपोजिट। तो इसका मतलब गिवन नंबर कैसा हो जाएगा हमारा, कंपोजिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 1 मिनट के लिए देखें फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम अपना। चलो भाई, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ठीक है, वो कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक सर्कुलर फील्ड दे रखी है आपको। ठीक है, उस सर्कुलर फील्ड में जो हमारे पास क्या है, सोनिया जो है वो उस एक राउंड को, सर्कुलर फील्ड का एक राउंड सोनिया 18 मिनट में पूरा कर लेती है, जबकि रवि जो है वो 12 मिनट में पूरा कर लेता है। ठीक है, हम ये मान के चलना है हमें कि उन्होंने एक ही पॉइंट और एक ही टाइम पे दोनों ने स्टार्ट किया है इसको। ठीक है, सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है कोई, सपोज ये मान लो कि सर्कुलर फील्ड दे दिया आपको। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया ए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए से, इसी पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया है और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं आप ये मान के चलो सपोज। ठीक, और हमने मान लिया कि टाइम को हमने सपोज किया, दे नहीं रखा है यहाँ पर। ठीक है, सपोज हमने मान लिया कि वो 12 बजे उन्होंने रेस स्टार्ट करी है दोनों ने। ठीक है, दोपहर के 12 बजे उन्होंने रेस स्टार्ट करी है, 12 बजे मान लिया हमने। ठीक है, या ऐसे मान सकते हो कि 12 ना मान के ऐसे मान लो सुबह के 6 बजे स्टार्ट करी है, सुबह के 6 बजे उन्होंने रेस स्टार्ट कर दी। ठीक है, वो कह रहा है और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो कह रहा है कि कितने मिनट के बाद, जब पहली बार तो कब मिलेंगे, वो जब रेस स्टार्ट कर रहे होंगे। वो कह रहा है दूसरी बार वो कब मिलेंगे। ठीक है, कितने मिनट के बाद मिलेंगे वो बताना है हमें, वो टाइम बताना है पर्टिकुलर कि कितने मिनट के बाद वो दोबारा इसी पॉइंट पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक सर्कुलर फील्ड दे रखा है, उस सर्कुलर फील्ड के अंदर सोनिया जो है इसके पूरे राउंड को 18 मिनट में पूरा करती है, मतलब यहां से चलती है और घूम फिर के यहीं पर वापस आ जाती है ए पॉइंट पर। ठीक है, और रवि करता है 12 मिनट में पूरा। वो कह रहा है कि आप ये मान के चलो उन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है और सेम टाइम में स्टार्ट किया है। हमने मान लिया सुबह दोनों ने रेस लगाई और 6 बजे स्टार्ट किया, सुबह के 6 बजे। ठीक है, और दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो कह रहा है कि पहली बार वो कब मिले होंगे, पहली बार तो जब भी मिलेंगे जब वो रेस स्टार्ट कर रहे होंगे 6 बजे। वो कह रहा है वो 6 बजे के बाद दोबारा कब मिलेंगे, ये 6 बजे हमारे एक अजम्पशन है, दे नहीं रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, हमने समझने के लिए मान लिया है हमने ये चीज। ठीक है, सपोज वो कह रहा है 6 बजे के बाद वो दोबारा कब मिलेंगे वो बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने मिनट के बाद मिलेंगे वो बताना है। अब मेरी एक बात सुनो, सपोज हमने 6 बजे मान के चले, सोनिया ने राउंड लगाना स्टार्ट किया इसका मतलब वो यहां पर कब पहुंचेगी, जो सोनिया पहुंचेगी एक पॉइंट पर। ठीक है, सोनिया रीच दी पॉइंट ए कब पहुंचेगी, 18 मिनट में पहुंच रही है। इसका मतलब 6 बजे स्टार्ट किया उन्होंने, इसका मतलब 6:18 पर पहुंचेगी यहां पर। ठीक है, ये 6 बजे दे नहीं रखा है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन आंसर में कुछ नहीं लिखना, आंसर में जो लिखना होगा मैं बताऊंगा वो आपको। ठीक है, सोनिया रीच द पॉइंट ए, रीच टू द पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए पर कब पहुंचेगी, ये एट द पॉइंट ए ऐसे भी लिख सकते हैं, सोनिया रीच एट द पॉइंट ए, ऐसे लिखो एट द पॉइंट।
ठीक है, सोनिया रीच एट द पॉइंट ए 6:18 पे पहुंचेगी। ठीक है, अब रवि कब पहुंचेगा, रवि रीच एट द पॉइंट ए पॉइंट पर रवि कब पहुंचेगा, रवि ले रहा है 12 मिनट, तो इसका मतलब जब दोनों ने रेस स्टार्ट करी होगी तो रवि पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि रवि तो कर लेता है 12 मिनट में राउंड कंप्लीट और सोनिया करती है 18 मिनट में। इसका मतलब रवि पहुंचेगा 6:12 पर, सुबह के 6:12 पर वो यहां पर आ जाएगा। अब ये सपोज मान के चलो जब 6:12 पर रवि यहां पर मौजूद होगा, रवि अगर 6:12 पर यहां पर मौजूद है इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब सोनिया कहां पर होगी, सोनिया राउंड लगाने के प्रोसेस में ही होगी अभी, क्योंकि सोनिया तक पहुंचेगी यहां पर 6:18 पर। इसका मतलब रवि जब यहां पर पहुंच चुका होगा तो सोनिया क्या कर रही होगी, राउंड ही लगा रही होगी। ठीक है, इसका मतलब हमने मान लिया कि सोनिया सपोज यहां पर है, सोनिया यहां पर है, किस पर, कितने बज के, 6:12 पर यहां पर होगी। इसका मतलब सोनिया और रवि और सोनिया के बीच में ये गैप, इतना इंटरवल का गैप आ रहा है, इसका मतलब 6 मिनट का गैप आ रहा है, 6 मिनट का गैप आ रहा है। अब जैसे ही सोनिया इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो रवि क्या करेगा, दूसरे राउंड लगाना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब अगर सपोज हमने मान लिया कि अगर अब सोनिया इस पॉइंट पर है, सोनिया यहां पर आ गई 6:18 पर यहां पर आ गई है, इसका मतलब अब रवि यहां से कहां पहुंच गया होगा, रवि यहां से यहां आ गया होगा, सपोज 6:18 पर रवि कहां गया होगा, यहां पर आ गया, रवि ने अपना दूसरा राउंड स्टार्ट कर दिया होगा। इसका मतलब ये गैप आता ही चला जाएगा। जब ये गैप आता ही चला जाएगा, इसका मतलब जो गिवन नंबर दे रखे हैं 12 मिनट और 18 मिनट, उसके दौरान तो वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। जो गिवन नंबर दे रखे हैं उसके दौरान ना तो वो 12 मिनट में मिलेंगे एक दूसरे से, ना ही 18 मिनट में मिलेंगे, क्योंकि 12 मिनट में जब रवि यहां पर होगा तो सोनिया तो यहां पर होगी। अब 6:18 पर जैसे सोनिया यहां पहुंचेगी तो रवि अपना दूसरे राउंड के लिए निकल चुका होगा। इसका मतलब गैप आ रहा है। अब ये गैप आता ही चला जाएगा। जब गैप आता ही चला जाता है तो यहां पे उसके मल्टीपल की बात होती है, तो गिवन नंबर के मल्टीपल की बात होती है। जब गिवन नंबर के मल्टीपल की बात होती है, इसका मतलब हम दोनों गिवन नंबर, जो भी गिवन नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। ठीक है, क्योंकि जब भी गिवन नंबर से ज्यादा की बात होगी, ठीक है, गिवन नंबर से ज्यादा की बात हो या गिवन नंबर के बराबर की बात हो, ठीक है, तो हम उस केस में क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। जब गिवन नंबर के बराबर की बात हो या गिवन नंबर से कम की बात हो तो हम एचसीएफ निकालते हैं। और बाकी ये जो एलसीएम और एचसीएफ जो डिपेंड करता है वो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चलता है कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। जैसे यहां पर हमें पता चला कि यहां पे निकलेगा एलसीएम। क्यों निकलेगा वो मैं आपको समझा चुका हूं, एक बार और दोबारा समझा रहा हूं। सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 6 बजे उन्होंने स्टार्ट की रेस, तो सोनिया पहुंचेगी इस पॉइंट पर दोबारा जब रेस लगाने के बाद 6:18 पर सुबह के, और रवि पहुंचेगा 6:12 पर। इसका मतलब 6:18 और 6:12, इसका मतलब रवि पहले पहुंच रहा है। जैसे ही रवि यहां पर पहुंचेगा तो सोनिया कहां पर होगी? ठीक है, सोनिया राउंड लगाने के प्रोसेस में होगी, दौड़ रही होगी अभी सोनिया, तो इसका मतलब सोनिया होगी यहां पर। ठीक है, अब जैसे ही सोनिया यहां पर पहुंचेगी 6:18 पर, इस पॉइंट पर पहुंच गई, तो रवि अपना दूसरा राउंड स्टार्ट कर देगा। वो इसका इंतजार थोड़ी ना करेगा, ठीक है, इंतजार थोड़ी ना करेगा, उसका दूसरा राउंड लगाना शुरू कर देगा। इसका मतलब उसने दूसरा राउंड लगाना शुरू कर दिया। इसका मतलब 6:18 पर सोनिया यहां पर है, तो 6:18 पर रवि यहां पर होगा। ना तो 6:12 पर वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, ना ही 6:18 पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसका मतलब गिवन नंबर से आगे मिलेंगे कहीं जाकर। जब गिवन नंबर से आगे मिलेंगे तो वो मल्टीपल की बात होती है, ठीक है, कि उन दोनों नंबर के मल्टीपल आगे जाके कहां मिलेंगे। जब उन दोनों नंबर के मल्टीपल आगे जाके जहां मिल जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो यहां पर इस केस में हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जब वो गिवन नंबर से कम की बात करता, अगर वो 6:12 या 6:18 दोनों एक दूसरे से पहले ही मिल जाते सपोज, तो हम यहां पे निकालते एचसीएफ। ठीक है, लेकिन इस केस में हमें क्वेश्चन से पढ़ के क्या पता चल रहा है कि वो गिवन नंबर पे भी नहीं मिल रहे हैं, उससे पहले भी नहीं मिल रहे हैं, और उसके बाद ही कहीं आगे जाके मिलेंगे। जब उससे बाद ही कहीं आगे जाके मिलेंगे तो इसका मतलब इस केस में हम क्या निकालेंगे? इन दोनों नंबर का
एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अब ये लिखना है, यहाँ से लिखना है सॉल्यूशन। ये मैंने आपको पूरा समझाया है, बस क्वेश्चन को समझाया पूरा बस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर वी फाइंड दी एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। तो 12 दे रखा है, 12 को कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। 18 को कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो एलसीएम निकालना है किसका 12 और 18 का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एलसीएम देखो, एलसीएम में देखना होता है जितने भी प्राइम नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 3 2 3, 2 और 3 दिख रहा है दोनों, तो 2 लिखो और 3 लिखो। अब जो प्राइम नंबर आ रहा है उसकी सबसे बड़ी पावर लेनी है, 2 यहां पर भी है 2 यहां पर भी है, सबसे बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 2। 3 यहां पर भी है 3 यहां पर भी है, सबसे बड़ी पावर क्या है 3 की पावर 2। तो यहां पे कितना हो जाएगा 4 × 9, इसका मतलब वो 36, इसका मतलब वो 36 मिनट, वो कह रहे हैं ना आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, 36 मिनट के बाद वो एक दूसरे को क्या मिल जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट्स will they meet again at the starting point, ठीक है। अब नोट में क्या लिखना है, एचसीएफ कब निकालना है, जब ऐसे केस में, जब एचसीएफ कब निकालना होगा, ऐसे केस में जब गिवन नंबर से कम की बात करेगा, जब गिवन नंबर से कम या बराबर की बात हो, बराबर की बात हो, ठीक है। जब गिवन नंबर से कम या बराबर की बात हो। और एलसीएम कब निकालना है, एलसीएम जब निकालना है जब गिवन नंबर से ज्यादा या बराबर की बात हो, ठीक है। ये लिखवा रहा हूं मैं, ये लकीर का फकीर नहीं बनना इसको पढ़ के, हमें बाकी क्वेश्चन को पढ़ने पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है कि क्वेश्चन पढ़ के हमसे क्या निकलवा रहा है। ये कहीं कहीं काम करेगी ये ट्रिक, जरूरी नहीं कि हर जगह काम करेगी ये, ठीक है। बाकी देखो यहां पर कहीं कहीं बराबर का केस आ जाएगा, क्योंकि बराबर का केस तो यहां पे भी यहां पे भी है, तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने से ज्यादा पता चलेगा आपको कि निकालना क्या है, जैसे यहां पर हमें पता चला है, ठीक है। ये कहीं कहीं काम कर जाएगा ट्रिक हमारा, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया है। बाकी देखो मैं यहाँ पे क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करिए, अगर मैं 12 के मल्टीपल लिखता हूं तो क्या होगा 12 24 और 36, 18 और 36, तो इसका मतलब दोनों 36 पर मिल गए ना, तो इसलिए मैंने बोला था वो गिवन नंबर पे तो नहीं मिले, उससे ज्यादा पे मिले, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज 1.1 आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जब तक ध्यान रखें, थैंक यू।